Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is from target to truth, aligning sales, finance and cash flow. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है आपकी कंपनी के अंदर। और सेल के आप टारगेट सेट करते हैं। जो सेल के टारगेट हैं वो सेट कैसे करें? उसका उसका फाइनेंस से, उसका कैश फ्लो से क्या लेना देना है? बिजनेस ओनर जो है ना, हमेशा इस बात से जूझता है कि जगमोहन ये बताओ किस तरीके से जो है वो फाइनेंस अकाउंट्स की टीम और सेल्स की टीम और मैं मिलकर कुछ इस तरह से सेल्स के टारगेट सेट करे। वो करे भी कैसे? ये क्वेश्चन आया कहाँ पर? कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। और क्वेश्चन बड़ा ही क्लियर है। एक बार ना इस क्वेश्चन को आप देख लो, सुन लो, समझ लो, जान लो, फिर आज का जो सेशन है ना, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर ना फाइनेंस के पर्सपेक्टिव के जरूर मुझे बनाना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन दिया आपने? जगमोहन, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लान वन फोकस्ड सेशन। और आज का सेशन ना पूरी तरह से फोकस है फॉर आवर टीम ऑन हाउ बिजनेस ओनर एंड फाइनेंस टीम should set the target, and sales team covering revenue, GP, NP, expenses, and category wise goal setting. It would be very valuable for alignment and clarity across the team. इस टारगेट के पीछे ना बहुत बड़ी बैकग्राउंड छुपी हुई है। होता क्या है कि जब फाइनेंस एंड अकाउंट्स वाले और बिजनेस ओनर बैठ के बजट बनाते हैं, सेल्स टीम का तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। अब जो सेल्स टीम जिस तरह से टारगेट अचीव कर रही है, उसके पैसे हमारे बैंक में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो मैं क्या बोलता हूं, सेल वो सेल है जिसके पैसे घर में आ गए, बाकी सब भ्रम है। क्योंकि सेल तो पाइपलाइन है, जब उसकी कलेक्शन घर में आ गई, लेकिन अब उसकी अलाइनमेंट कैसे करें? ये एक बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। तो उसके लिए ना आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। बाकी सारे सेशन एक तरफ, ये वाला सेशन ना आपके बिजनेस को डेफिनेटली अभी लेके जाने वाला है, ना केवल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बल्कि कैश रिचनेस की तरफ। पर्पस क्या है? कैसे हम एलिमिनेट कर दें जो फेक टारगेट है, मिस अलाइंड इंसेंटिव है, वो जो कैश का स्ट्रेस बना रहता है ना, खत्म कर देना है। नहीं नहीं, इतना तो सेल का टारगेट बोल के चलना पड़ेगा, तभी तो इतना अचीव होगा। वो टारगेट ही क्या है? इंसेंटिव सेल कर दी, इंसेंटिव मिल गया, पैसे चाहे घर में आए नहीं। ऐसा क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाए जिसके अंदर फाइनेंस, सेल और कैश फ्लो पूरी तरह से अलाइंड है? ज्यादातर बिजनेसेस जो हैं डोंट फेल क्योंकि वहां पे सेल नहीं हो रही है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि सेल तो हो रही है लेकिन वो आइसोलेशन के अंदर टारगेट बने हुए हैं। क्या ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट, या या मैं बोलूंगा कि तीनों के तीनों मेजर जो कोर पिलर हैं, ये आपस में कनेक्टेड भी हैं? क्योंकि कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। सेल कहाँ पर टारगेट करती है? रेवेन्यू के ऊपर, सेल डिपार्टमेंट। और फाइनेंस कहाँ पे टारगेट करता है? प्रॉफिट कितना हुआ, जीपी कितना हो गया। और बिजनेस ओनर क्या चाहता है? कैश फ्लो, बैंकों में पैसे, है ना? तीन इंपॉर्टेंट पिलर, सभी अपनी अपनी जगह के ऊपर, और सभी सच्चे, सभी सच्चे हैं ना, सभी के सभी सच्चे हैं। अब सेल डिपार्टमेंट ने और क्या करना है? सेल ही तो जनरेट करनी है, और फाइनेंस वाले तो प्रॉफिट ही निकालेंगे, और ओनर को बैंकों में पैसा चाहिए। सच्चाई ये है कि अगर सेल हो रही है लेकिन उसकी अलाइनमेंट कैश फ्लो के साथ में नहीं है, यानी कि पैसा घर में नहीं आ रहा, तो ये टोटल का टोटल एक भ्रम है। भ्रम है, भ्रम है। आज निकलते हैं इस माया जाल से बाहर। डिस्कनेक्ट पता क्या है तीनों के तीनों डिपार्टमेंट का?
जो रियलिटी है बिजनेस के अंदर, वहां पर सेल डिपार्टमेंट जब टॉप लाइन रेवेन्यू देख रहा है तो उसके अंदर छुपी हुई समस्याएं क्या है? सेल तो कर दी लेकिन बाद में डिस्काउंट आ गया। सेल तो कर दी लेकिन कलेक्शन स्लो है। मान लो बिजनेस के अंदर ना सेल तो कर दी, और मार्जिन ही मान लो ले दे के उसके अंदर मार्जिन ही 10% का है, और हमने 15-15% के डिस्काउंट अलाउ कर रखे हैं। तो कर लो। वो सेल तो क्या की, वो तो अपने घर से पैसे दे दिए बाहर, अगर हमने इतने इतने डिस्काउंट अलाउ कर दिए। और अगर पैसा आ भी गया, जब सैलरी देनी थी तब पैसा नहीं आया, तो फिर लोन लेना पड़ा। लोन लेना पड़ा तो लोन का ब्याज भरना पड़ा। तो यानी कि ये सेल ऐसी सेल है जो उधारी की सेल है, जिसके ऊपर सेल करने की वजह से हमें ब्याज देना पड़ रहा है। आज 5 करोड़ की सेल थी तो बड़े खुश थे, 50 करोड़ की सेल करके दुखी पता क्यों हो गए? क्योंकि 45 करोड़ की जो एडिशनल सेल की है ना, उसके बराबर का पैसा हमें मार्केट से अरेंज करना पड़ा। वर्किंग कैपिटल का लोन लेके उसके ऊपर ब्याज देना पड़ा। और ये 5 करोड़ की सेल फटाफट हो जाती थी, और 50 करोड़ की सेल करने में एक तो जान पूरी लग गई, इतनी टीम लग गई, इतने खर्चे लग गए, ऊपर से ब्याज की कॉस्ट भी लग गई। क्योंकि पैसा आता है धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। सेल ना बड़ी स्लो हो जाती है। ये इसकी अपनी हिडन प्रॉब्लम्स हैं। और फाइनेंस जो कि जीपी एनपी पे फोकस कर रहा है, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट, लेकिन फाइनेंस वालों को पता ही नहीं है सेल कैसे बिहेव करेगी। पता लगा कि आपने जो प्लान करके रखा था, और इस महीने तो बहुत सारी सेल हो गई, अगले महीने सेल ही नहीं हुई, लेकिन खर्चे वहीं के वहीं खड़े हैं, एनपी का बज गया बैंड। ओ माय गॉड। ओनर ओनर कहता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन बैंकों में कभी पैसे नहीं होते, जीएसटी जमा कराना है पैसे दे दो, सप्लायर की पेमेंट करनी है पैसे दे दो, सैलरी पे करनी है पैसे दे दो, तो पैसे तो होते नहीं है। ये खेलम खेला आखिर चल क्या रहा है? ये अब दर्द समझे आप गहराई समझे पूरी की पूरी दुनिया की। ये बिजनेस की इतनी बड़ी सच्चाई है, जो कि कैश फ्लो की अवेयरनेस ना होने की वजह से सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। चलिए, अब जरा हम ना एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन के लिए नहीं आए हैं आज के सेशन में, आप आंसर के लिए आए हैं। और इसके अंदर हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 स्टेप का ना एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क बना लेते हैं, जो कि समझने भी आसान है और करने में भी आसान है। क्या है वो फ्रेमवर्क? पहले चलो स्टेप 1 के ऊपर। स्टार्ट करना है ना हमने, सेल डिपार्टमेंट के सेल्स के टारगेट को अलाइन करना है, जीपी को अलाइन करना है, एनपी को अलाइन करना है। तो सबसे पहले हमें अपने कैश फ्लो का, पैसे चाहिए कितने, उसका हमें टारगेट बनाना चाहिए। मतलब हमें कम से कम, अभी जनवरी का महीना आने वाला है ना, तो भैया जनवरी के महीने में पैसे चाहिए कितने होंगे? मनी, हार्ड कोर मनी कितनी चाहिए होगी? अब कितने पैसे चाहिए होंगे जनवरी के महीने में? हमें चाहिए होंगे, ईएमआई कितनी देनी है? अब ईएमआई में इंटरेस्ट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है, पैसे तो चाहिए ना। क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा पीएनएल के अंदर आता है, लेकिन ईएमआई तो प्रिंसिपल है। यानी कि टोटल कितना चाहिए, सैलरी पे करने के लिए क्या चाहिए, जीएसटी भी तो जमा करेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, आपको पता है ना, सेल कर दी। सेल कर दी, चाहे सामने वाले ने पैसे दिए तो चाहे पैसे नहीं दिए, हमें ना जितनी सेल कर दी उसका 18% जीएसटी जमा कराना पड़ता है अगले महीने, चाहे पैसे आए कि नहीं आए। ध्यान रखना इस बात को। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। यानी कि पहले तो हमें क्या करना है कि सचमुच में पैसे चाहिए कितने, एक एक्सेल की शीट बनेगी, उसके ऊपर लिख दो सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जीएसटी, ईएमआई, ये वो रकम, जो भी पैसे बाहर निकलने हैं। कितने पैसे बाहर निकलते हैं? नवंबर में भी तो निकले ही थे ना, अक्टूबर में भी निकले ही थे। और पिछले 6 महीनों में देखो कौन कौन से खर्चे कंपनी में हो गए हैं, बना लो लिस्ट। उस लिस्ट के हिसाब से 1 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि अगले महीने में हमने कौन से पैसे देने हैं। ये जो पैसा आपको चाहिए ना, ये तो नॉन नेगोशिएबल टारगेट है, क्योंकि इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए है। इससे ज्यादा आ जाए तो शुक्र है, शुक्र है रब दा, लेकिन इतना तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो बिजनेस के अंदर बात बनेगी।
अब सेल्स वाले कह रहे नहीं सेल हो पाई, मार्केट की कंडीशन ज़्यादा थी, इसलिए तो करे अरे हमने तो फटे चूक दिए कर दिया, डिस्काउंट लगा के सेल कर दिया हमने, मंथ एंड ऑफर चला दिया। वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन जितने पैसे दाल रोटी खाने के लिए चाहिए हमें, वो नॉन नेगोशिएबल पैसों का टारगेट है। पता लगा कितने पैसे चाहिए, चलो स्टेप टू के ऊपर चलो। स्टेप टू के अंदर हम क्या करेंगे, अब जितना पैसा हमें चाहिए उतना पैसा करने के लिए कितना नेट प्रॉफिट होना चाहिए, तो कितना ग्रोस प्रॉफिट होना चाहिए, तो कितना रेवेन्यू होना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, उल्टी कैलकुलेशन करेंगे। वो कैसे होती है, कितने पैसे चाहिए, उससे डिसाइड होगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है। अब जितना प्रॉफिट चाहिए उससे डिसाइड होगा कि जीपी कितना है, जितना जीपी चाहिए उससे डिसाइड होगा कि हमें रेवेन्यू कितना चाहिए। मान लीजिए आपके बिजनेस में 25% का जीपी मार्जिन है, तो आपने 2.5 करोड़ का अगर जीपी चाहिए, तो 2.5 करोड़ को 25% से डिवाइड करेंगे तो सेल कितनी हो गई, 10 करोड़ की। तो 10 करोड़ की सेल पे 2.5 करोड़ का जीपी, 2.5 करोड़ में से खर्चे माइनस करेंगे तो एनपी। लेकिन एनपी में तो डेप्रिसिएशन भी होता है, एनपी में ईएमआई आती नहीं, तो क्या करें, प्लस माइनस करेंगे कि कौन कौन से हमारे नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम को अगर नेट प्रॉफिट में जमा घटा कर देंगे तो हमें कैश रेट आ जाएगा। तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी ना। अब सेल से कैश फ्लो निकाल लो चाहे कैश फ्लो से सेल्स फ्लो निकाल लो, एक ही बात है, ए टू जेड, जेड टू ए। आप कह रहे हो अच्छा 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 अच्छा, समझ आ गई जो तुम ये कह रहे हो। पहले तो ये बताओ कि पैसे चाहिए कितने हैं, इतने चाहिए जी। अब जो पैसे चाहिए उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेल की फिगर निकालो, करके दिखाओ। अभी करता हूँ, सारा सारा करके दूंगा, पूरी तैयारी करके आया हूँ आज मैं। तो अब जो हमने रेवेन्यू डिसाइड कर लिया ना, अब उस रेवेन्यू को हम कैटेगरी वाइज डालेंगे, रेवेन्यू को कैटेगरी वाइज डालेंगे, क्योंकि हमें हाई जीपी प्रोडक्ट भी सेल करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। पता लगे सस्ती सस्ती आइटमें बेच दी हमने रेवेन्यू के अंदर, सस्ती यानी कि कम जीपी मार्जिन वाली, अगर हमने इतनी सेल कर दी और 1% जीपी वाली सारी आइटमें सेल कर गए, और सेल्स वाले बोले सर हमने तो सेल के टारगेट अचीव कर लिए। अरे भाई तूने सेल्स के टारगेट तो अचीव कर लिए, लेकिन बिल्कुल लो जीपी मार्जिन के टारगेट अचीव कर लिए, उससे तो बचता ही कुछ नहीं है। तो यानी कि जो कंपनी सेल करेगी उसका एक गुलदस्ता होना चाहिए, बकेट होना चाहिए कि हाई जीपी भी बेचो, मिडिल जीपी भी बेचो, लो जीपी भी बेचो, ताकि एवरेज जीपी जो है वो इतना तो निकल कर आए जिससे कि घर में कुछ बचे भी। कुछ लोग तो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट ही बेच आते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है लो जीपी मार्जिन प्रोडक्ट की ना। रेवेन्यू कैटेगरी वाइज डिवाइड होगा। सेल का एक बड़ा नंबर डिसाइड कर लेना कि हाँ जी जनवरी में तो जी हम 2 करोड़ की सेल कर देंगे। भैया 2 करोड़ की सेल तो कर देंगे, 2 करोड़ में बेचेंगे क्या, कैटेगरी वाइज। उस कैटेगरी में जीपी कितना होगा, उस जीपी की वजह से एनपी कितना आएगा, एनपी में जमा घटा करेंगे तो अल्टीमेटली घर में निचड़ के पैसे कितने आएंगे। जैसे जैसे आप संतरे का जूस निकालते हो ना, इतने संतरे, उसमें से जूस निकला कितना, कहीं सूखे संतरे तो नहीं है सारे के सारे। चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि अब हम कैटेगरी वाइज टारगेट को सेट कर देते हैं। अब ये सारा काम कौन कर रहा है, बिजनेस ओनर भी बैठे हैं, फाइनेंस की टीम भी बैठी है, और सेल्स की टीम भी बैठी है, सब बैठ गए कहाँ पे, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। और ये एक मंथली एक्टिविटी है। मंथली एक्टिविटी में सभी लोग अपने आप को अलाइन करते रहते हैं, हाँ जी हाँ जी ठीक है जी चलो ओके डन, अब थोड़ी और गहराई में चलो, कहाँ, कैटेगरी वाइज में चलो। अब सेल्स टारगेट को जरा अगर आप इस कैटेगरी में स्प्लिट करने में सक्षम हो गए ना, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी कंपनी ना कैश फ्लो की दुनिया में अमर हो जाएगी, हमेशा ग्रो करोगे, कंसिस्टेंट ग्रो करोगे। कि अब आप इसको प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज डिवाइड कर लो। हाँ ये प्रोडक्ट है, वो तो हमने स्टेप नंबर 2 में ही निकाल लिया था। स्टेप नंबर 2 में क्या निकाला था, कैटेगरी। कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब हो गया कि ब्रॉड कैटेगरी होती है ना, कि ये बैटरी की कैटेगरी हो गई और ये ई रिक्शा की कैटेगरी हो गई, लाइक दैट। मतलब उसी अब कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट है ना, अब उसको जब
तेल तो तिलों से ही निकलेगा ना, उस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आते हैं, तो उसका आपको ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए। आपको नहीं तो सेल्स टीम को तो होना ही चाहिए कि वो जो आपने कैटेगरी बनाई है उसमें से बेचोगे क्या। बना लिया आपने, वेरी नाइस। हाई मार्जिन कितना परसेंटेज रहेगा, लो मार्जिन कितना परसेंटेज रहेगा। आपने कहा कि कम से कम जो टोटल सेल होगी उसका 40% हिस्सा तो हाई जीपी मार्जिन का होना चाहिए, और 60% लो जीपी मार्जिन भी बेच देना। दोनों का एवरेज जो है हमारा ठीक ठाक आ जाएगा। मार्जिन के हिसाब से देख लेना। ये भी देखो कि जो आप सेल कर रहे हो, कितने परसेंटेज सेल जो है मेरी एडवांस में होने वाली है। पता लगे 0%। कितना मेरी सीओडी पे होने वाली है, यानी कि डिस्पैच पे ही पैसे आ गए ना आपको। कैश ऑन डिलीवरी, क्रेडिट सेल कितनी होने वाली है। पता लगे आपकी 100% सेल ही क्रेडिट के ऊपर है, वो भी 180 दिनों के ऊपर, तो कर लो। आज सेल करेंगे तो 6 महीने बाद पैसे आएंगे। तो क्या हो गया, सेल के टारगेट को हमने इस तरह से भी देख लिया। एक बार आपने फॉर्मेट बना लिया ना, उसके बाद तो मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय इसको इम्प्रोवाइज करना बड़ा आसान है। अब ये भी देख लेना है कि जो हम सेल करने वाले हैं इसमें से एनबीडी, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट, नया कस्टमर से कितनी सेल आने वाली है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीट सेल कितनी आने वाली है। आहा, ऐसा करने की वजह से क्या हो गया, जिंदगी आसान हो गई। क्योंकि अगर एनबीडी 0,0,0,0 आ रही है और रिपीट कस्टमर ही आ रही है, तो क्या होगा कि आपका सेल ना एक दिन डिक्लाइनिंग के ऊपर जाएगा, रिस्क के ऊपर जाएगा। तो नया फ्रेश पानी 30, 40, 50% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से आपने स्टेप नंबर 3 के अंदर डिवाइड कर दिया। रूल ये है, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल, ऑल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सेल कर दिया और उधारी पे सेल कर दिया, उसका मुकाबला एडवांस वाली सेल के साथ थोड़ी कर सकते हो। एडवांस वाली सेल की ज्यादा वेटेज होगी क्योंकि वो पैसा देगा, वो इमीडिएटली आपकी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। कैश डिसाइड करता है क्वालिटी को। आप कह रहे हो ठीक है जी, कौन समझ आ गई, बड़ी सिंपल सी बात है। तुमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करने के लिए बोला। स्टेप 1 में तुमने बोला कि सबसे पहले तो लिख लो जी पैसा चाहिए कितना। स्टेप 2 में तुमने बोला रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, अगर इतना पैसा चाहिए तो कैटेगरी वाइज कितनी सेल करनी पड़ेगी। स्टेप वाइज तुमने बोला कि कैटेगरी वाइज सेल को भी आगे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज डिवाइड कर दो, हाई मार्जिन लो मार्जिन डिवाइड कर दो, एडवांस कैश ऑन डिलीवरी क्रेडिट में डिवाइड कर दो, न्यू वर्सेस रिपीट में कर दो। ये तो छोटा सा टेबल बनेगा जिससे आपको परसेंटेज की क्लियरिटी आ जाएगी। आपको स्टेप 1, 2, 3 क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब आ जाओ। अब शुरू होता है सेल्स टीम को अलाइन करना साथ में बैठ के। कैसे करेंगे, 4 कंपलसरी डायमेंशन को इंक्लूड कर लो। जब बिजनेस ओनर सेल्स वालों के साथ बैठेगा तो बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से, इज्जत से, ट्रस्ट दिखाते हुए, प्रेशर नहीं क्रिएट करना, टारगेट टारगेट टारगेट। उनके साथ में अलाइनमेंट लो इन 4 पॉइंट्स की। कौन कौन से 4 पॉइंट है। पहला, सेल कितनी करनी है, हाँ जी। जीपी कितना होना चाहिए, ठीक है जी। क्रेडिट लिमिट, किसी भी कस्टमर को जब सेल करके आ जानी है तो कस्टमर वाइज जिसकी जितनी लिमिट है ना, उसको उससे ज्यादा मत सेल कर देना। पता लगे कि एक ही कस्टमर को मंथ एंड पे टारगेट करने के लिए हमने 20-20 करोड़ रुपए की सप्लाई कर दी, टारगेट पूरे हो गए। नहीं 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 नहीं। क्रेडिट पीरियड की भी, और कलेक्शन टाइमलाइन कि पैसे कब आएंगे, इसकी पहले बात करके आया करो। कोई बात नहीं सर, आ जाएंगे, अभी तो माल पकड़ो, कंपनी ने हमें सेल करने के पैसे देती है, हमने सेल कर दिया। अब पैसे देना आपका और कलेक्शन का काम है, आपस में निपटते रहना ना। सेल्स वालों से कलेक्शन टाइमलाइन की हमने कमिटमेंट लेनी है, क्योंकि उनके इंसेंटिव जो है वो कलेक्शन के ऊपर होंगे, सेल के ऊपर नहीं होंगे। अच्छा, देखो, अगर इनमें से कुछ भी फेल करता है ना, उतनी सेल नहीं की, उतना जीपी नहीं किया, उतना क्रेडिट लिमिट के अंदर सेल नहीं किया, और उतने समय पैसे नहीं आए, तो ये टारगेट इनकम्प्लीट माना जाएगा। ये 4 डायमेंशन है। सेल वो सेल है, ये है प्योर सेल, ये है गोल्ड सेल, ये है एकदम एकदम रियल सेल। जिसे बोलते हैं ना कि यार बढ़िया वाली सेल करके आया हूँ, प्रॉफिटेबल सेल करके आया हूँ। ये वो वाली सेल है। और जब सेल्स टीम को धीरे 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 इस बात के बारे में पता लगना शुरू हो गया,
वो बोलेंगे यार बात तो सही कह रहे हैं बिजनेस ओनर, होना तो यही चाहिए, हमारी सैलरियां भी तो यहीं से निकलती है, इंसेंटिव भी तो यहीं से निकलते हैं, जो पैसा सच में हमारे बैंक में आ जाता है। अब याद रखना, सेल जो है वो ऑर्डर क्लोज करती है, जबकि फाइनेंस जो है वो बिजनेस चलाता है। फाइनेंस जो है वो बिजनेस चलाता है। अब बिजनेस चलाने की ऑर्डर क्लोज करने हैं, बिजनेस चलाना है। अब मंथली, महीना बीता, अब टारगेट जो होते हैं उसको रिव्यू भी तो करना है, कि प्लान, एक्चुअल, रिव्यू। तो रिव्यू के लिए ये सिस्टम बना लो। क्या सिस्टम बना लो? ये पूछना बंद कर दो, कितना सेल हुआ, अरे कितना सेल हुआ, सेल कितनी हो गई। आमतौर पे ना हमारा जो न्यूरो पैटर्न है वो इसी तरीके से अलाइंड है कि पूछते हैं हाँ जी कितनी सेल हो गई। अब ना ये कहना शुरू करो, कितना कैश फ्लो आया, जीपी क्या चल रही है, कौन सी सेल डेंजरस है। और सर वो ना 90 दिनों की सेल में इतनी कराया। यानी कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो कितना कैश फ्लो आया पिछले महीने में, जितनी सेल होगी, पैसे कितने आए। बिजनेस ओनर ना इस बात को मिस कर रहे हैं, जीपी को मिस कर रहे हैं, और डेंजरस सेल को मिस कर रहे हैं। बस सारा ध्यान इतना है, पता लगे लो जीपी मार्जिन की डेंजरस सेल करते चले जा रहे हैं, और हम कहते हैं चलो शुक्र है सेल हो गई, सेल हो गई। तो स्टॉप आस्किंग कितना सेल हुआ, हाँ वो तो पूछ ही लो इतना सेल होगा। तो इतनी सेल में से भैया कलेक्शन कितनी आई, जीपी क्या चल रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, और कौन सा सेल डेंजरस है। तो जो रिव्यू करेंगे ना, उसके अंदर प्लान वर्सेस एक्चुअल चाहिए, सेल मतलब पाइपलाइन, कलेक्शन मतलब कलेक्शन, दोनों को साथ में देखना है। और जीपी लीकेज रिपोर्ट, यानी कि कितना डिस्काउंट दे दिया, कितने क्रेडिट नोट दे दिए, साथ साथ अगर कंट्रोल करते चले जाओगे ना, चलती चलती ट्रेन के अंदर अगर आप कंट्रोल कर गए, तो ट्रेन को रुकने के बाद आपको नहीं करना पड़ेगा। चलते हुए महीने के अंदर, वीक बाय वीक बाय वीक के अंदर देखो कैसे कैसे क्रेडिट नोट, डिस्काउंट, वारंटी क्लेम पास करते चले जा रहे हैं। और एजिंग और फ्यूचर कलेक्शन मतलब क्या हुआ, कि मेरे को जो पैसे लेने हैं डेटर्स की, 0 to 30 डेज में कितने, 30 to 60 में कितने, 60 to 90 में कितने हैं, कहीं 90 से ऊपर तो नहीं बढ़ते चले जा रहे। उसकी एजिंग रिपोर्ट को वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक देखते जाना है, और फोरकास्ट लेती जाना है, कि अच्छा इनसे इतना पैसा ड्यू हो गया, तो इसका मतलब है कि अगले हफ्ते में इनसे तो पैसे आ ही जाएंगे। ये पैरामीटर है मंथली टारगेट को रिव्यू करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही तरीका है। बिजनेस ओनर का सच्चा वाला रोल बताऊं क्या है? ओनर को ना अप्रूव करना चाहिए कि टारगेट का स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ सेल नहीं, 12 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़। जो मैं बिजनेस ओनर पास कर रहा हूं जनवरी के महीने का, वो टारगेट का स्ट्रक्चर पास कर रहा हूं, और डिस्काउंट की अथॉरिटी ये सब किल कर देता है। सर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, सर मार्केट टाइट हो गई, सर ये हो गया, चल ठीक है। हमने तो कई जगह पे सेल्स वालों को ब्लैंकेट अप्रूवल दे रखी है ना, सेल्स के लिए, डिस्काउंट के लिए प्रॉपर एस्केलेशन मैट्रिक्स है, और डिस्काउंट तब दिया जाएगा जब 36 तरह की फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर लिया जाएगा, वरना प्रॉफिट तो यही निकल जाता है सारा का सारा। और क्रेडिट की पॉलिसी रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में, डॉक्यूमेंटेड रिटर्न में। जब कोई नया कस्टमर बनता है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइन होता है, अथॉरिटी उसको पास करती है, तो क्रेडिट देते हैं। ये नहीं कि कोई भी आया नया कस्टमर उसको हमने उठा के क्रेडिट दे दिया। कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, कम्युनिकेट करना, जूम कॉल करना, अप्रूविंग करना बहुत जरूरी है, वरना जल्दी जल्दी में नए नए कस्टमर बनाते बनाते हम जो है अपना असली प्रॉफिट फंसा बैठते हैं, और उसके बाद उसी को ही हमें बैड डेब्ट और राइट ऑफ करना पड़ता है, और पूरा बिजनेस ही स्टेक के ऊपर आ जाता है। तो गोल्डन रूल क्या है? अगर ओनर जो है ना वो टारगेट सेटिंग का पार्ट नहीं है, ओनर ने करना क्या था, टारगेट के स्ट्रक्चर को, डिस्काउंट की अथॉरिटी को, और क्रेडिट पॉलिसी को, ये लीवर हैं। इन लीवर को अगर ओनर ने सेट नहीं किया ना, तो सेल्स वाले तो यही चाहते हैं सेल करो, सेल करो, सेल करो, सेल करो। तो कैश फ्लो हमेशा एक्सीडेंटल हो जाएगा। ये बड़ी भयंकर और भारी गलती हो रही है ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में।
इसीलिए मैंने इस वाले टॉपिक को हाथों हाथ लिया। मैंने कहा यही तो गलती हो रही है, इस टॉपिक को तो जल्दी से जल्दी सभी को बताना पड़ेगा कि ये है कैश रिच बिजनेस बनाने का बेहतरीन तरीका। एक बार जरा नंबर्स को देखें, जो मैंने आपको बताया ना, उसको आप अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से सेट कर लेना। तो क्योंकि बिजनेस एक नंबर गेम है, बिजनेस इज ए नंबर गेम, और जब तक नंबर ना देखो समझ नहीं आती। तो उसके लिए अब मैं आपको ना एक अब उसके लिए मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस का अपने हिसाब से बना लेना। दिखाऊं सैंपल? ये देखो, सैंपल क्या है, दुनिया का सबसे सिंपल काम कर दिया हमने। सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टेप नंबर वन, कैश का टारगेट सेट करना। अरे भैया सैलरी कितनी देनी है, रेंट कितना देना है, एडमिन के खर्चे, टेलीफोन के खर्चे, और जो भी वेजेस, वेरिएबल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ईएमआई, लोन की रीपेमेंट, जीएसटी की पेमेंट, घर से घर में कितना निकाल के लेके जाना है पैसा, और थोड़ा बहुत बफर तो होना चाहिए। सब लिख लो, सब लिख लो। इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए। लिख लिया आपने? टोटल अमाउंट आ गया। मान लो आपको 1 रुपया चाहिए, तो 1 रुपया आ गया। लिख लो, टारगेट लिख लो। अब जो आपने टारगेट लिख लिया ना, अब उसके प्रॉफिट की बैकवर्ड कैलकुलेशन कर लो। अगर आपको 1 रुपया घर में चाहिए, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, जो प्रॉफिट का पार्ट नहीं होती है? जैसे मैंने बताया ना, ईएमआई, नॉन, वो सब डाल दो इसके अंदर जो कि प्रॉफिट का पार्ट नहीं थी। अगर आपकी एनपी का परसेंटेज 10% है, हाँ जी, एनपी 10% है, और आपको 1 रुपया चाहिए, तो क्या होगा? 1 रुपया डिवाइडेड बाई 10% इज इक्वल टू रेवेन्यू। कितना आ गया? 10 रुपए का रेवेन्यू आ गया, 10 रुपए का। अगर आपका मान लो जीपी मार्जिन जो है वो 30% का है, अभी इसको एक सेकंड के लिए हटा देता हूं मैं, आप सीधा सीधा रखो सिंपल। ये आ गया आपका मोटा मोटा हिसाब, आ गया आपका मोटा मोटा, कि अगर 1 रुपया चाहिए, भाई नॉन कैश एक्सपेंसेस मान लो 50 पैसे के थे, तो कितना हो गया? 15 रुपए की सेल चाहिए आपको। आप कह रहे जीवन समझ में आ गया, तुम ये कह रहे हो कि घर में कितना चाहिए, उसमें से ऐसे कौन से खर्चे हैं जो प्रॉफिट में नहीं आते, और जो फाइनल फिगर आ गई जितना एनपी रिक्वायर्ड है, उसको हम एनपी रेशियो से डिवाइड कर दे तो सेल का टारगेट आ जाएगा। बिल्कुल आ गया। अब उसको कैटेगरी वाइज कर दो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, कितना रेवेन्यू, उसमें कितना जीपी, जीपी की वैल्यू, कितनी उधारी है, और इसकी प्रायोरिटी कितनी है, हाई, मीडियम के लो है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब सेल के टारगेट को क्या करोगे? अब आप उसको कैटेगरी में डाल दो। जो सेल्स ए है, सेल्स पर्सन राम, श्याम, गोपाल, क्या क्या बेचेगा, कितना बेचेगा, कितना जीपी होना चाहिए, कितनी कैंड लिमिट दे सकते हो, कलेक्शन के डेज। अब ये आपकी आपकी खुशी है, आप कितनी डिटेल में जाना चाहते हो। उसके बाद प्लान वर्सेस एक्चुअल को रिव्यू कर लो। कितना रेवेन्यू सोचा था, कितना हुआ, कितना जीपी सोचा था, कितना हुआ, कितना कैश कलेक्शन होनी चाहिए थी, कितनी हुई, कितने डेटर आउटस्टैंडिंग होने चाहिए थे, कितने हैं, और कितने डेटर्स मेरे 45 दिनों से ऊपर के हैं। लो जी, दुनिया का सबसे सिंपल फार्मूला हो गया। वेरी नाइस। अब सेल की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। जो हमारा सेल्समैन ए है, उसने रेवेन्यू कितना अचीव किया, इतना, जीपी कितना लेके आया, इतना, पैसे आ रहे हैं उसके, हाँ जी आ रहे हैं, क्वालिटी स्कोर कितना है, बढ़िया। तो यार ये राम बहुत बढ़िया है, श्याम ठीक है, गोपाल ने तो यार सेल तो कर रखा है, सारे लो जीपी मार्जिन के प्रोडक्ट बेच दिए, जो सेल किया है उसके पैसे तो आते नहीं है। कितना सिंपल है ना, 4 लाइनें लिखनी है, 1 2 3 4, तो क्वालिटी निकल के आ जानी है। हाँ जी गोपाल जी, क्या कर रहे हो? 100 रुपए की सेल करते हो, और आप 1% जीपी मार्जिन जो अपने आप बिक जाता है वो प्रोडक्ट बेच देते हो। 100 रुपए की सेल की है, हाँ जी, पैसे आएगा ही नहीं। पैसे आए हैं आपके 5%, बाकी सारे पैसे उधारी में पड़े हुए हैं। तो 40% क्वालिटी है आपकी, हाँ जी, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत घट है। जबकि दूसरा बंदा है 100 रुपए की सेल करता है, जीपी मार्जिन बढ़िया 30% का और कलेक्शन सारी की सारी अंदर। गोल्ड है जी, गोल्ड। ये क्वालिटी स्कोर ठीक करना पड़ेगा, गोल्ड है जी, गोल्ड। चलिए, यहां पर हमें चीजें मिलनी शुरू हो गई। ओके, तो क्या किया हमने, दोबारा से देखते हैं। चाहिए कितने, रिवर्स कैलकुलेशन से सेल कितनी करनी है, उसको हमने क्या किया, प्रोडक्ट वाइज कर दिया, और फिर अकॉर्डिंगली पर्सन वाइज कर दिया। प्लान वर्सेस एक्चुअल को हमने कंपेयर कर लिया, और फिर हमने सेल्स पर्सन की क्वालिटी देख ली। हो गया सिंपल। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि
आपने ये देखना है कि टारगेट जो है ना, वो बिजनेस को फेल नहीं करते। डिसकनेक्टेड टारगेट बिजनेस को फेल करते हैं, यानी कि ऐसी सेल किए चले जा रहे हैं जिसके आने का कुछ पता ही नहीं है, और बिजनेस का बेड़ा गर्क, और हम कह रहे हैं सेल तो कर दी थी यार, सेल तो ठीक है, मार्केट में डिमांड तो है। मुझे बताओ, मुझे बताओ कि क्या आज से आपके टारगेट भी रेवेन्यू ड्रिवन होने हैं कि कैश ड्रिवन होने हैं? सोच लो, सोच लो। चलिए ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात। रेवेन्यू एक प्रॉमिस है, और कैश फ्लो एक सच्चा प्रूफ है। क्यों? क्योंकि वो बैंक में पड़ा हुआ है। सेल प्लस फाइनेंस, जब दोनों शक्तियां मिल जाती है ना, और वो एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इधर खड़ी है आपकी सेल्स की टीम, इधर खड़ी है फाइनेंस की टीम, और बीच में हो आप मैग्नेटिक इफेक्ट वाले बिजनेस ओनर, और दोनों डिपार्टमेंट को आपने इकट्ठा कर दिया, और ये फॉर्मेट आपने अपनी कंपनी के लिए फाइनल कर दिया, सबको बिठा के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। तो फिर देखो, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, क्योंकि हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत, अब तो क्या है, कुछ भी हासिल कर सकती हो। तो एक हो जाओ, एक हो जाओ। वरना फाइनेंस वाले सेल के ऊपर ही लगाते रहते हैं, सर सेल नहीं हो रही, मैं क्या करूं, सर सेल नहीं हो रही, मैं क्या करूं, सेल नहीं हो रही, तो नेगेटिव नेगेटिव माहौल है। वो फाइनेंस वाले के ऊपर लगे रहते हैं, सर सेल के खर्चे नहीं पास कर रहे, हमारा ट्रैवलिंग पास नहीं किया, हमारा टीए पास नहीं किया, हमारा डीए पास नहीं किया, हमारा ये नहीं किया। लड़ते रहते हैं फाइनेंस और सेल्स डिपार्टमेंट वाले, कि फाइनेंस वालों का काम है हमारे ट्रैवल के बिल काटना, हमारे कन्विंस की पेमेंट टाइम पे ना करना, और सेल वालों का काम है कि ठीक है सेल तो कर दी है ना। तो ये, अब हमने क्या कर दिया, बिजनेस ओनर ने सेंटर में खड़ा होकर दोनों डिपार्टमेंट को एक बना दिया। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन, वाह 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 वाह। सेल और फाइनेंस आज एक हो गए हैं, क्योंकि कैश फ्लो ना एक डिजाइन है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, ये था टॉपिक आज का। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आज 30 मिनट से भी 4-5 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये टॉपिक था ही इतना इंपॉर्टेंट, तो मैं इसकी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। बाकी आप JSA online.in के ऊपर जाकर तो पूरा का पूरा आनंद ले ही रहे हैं। कैश फ्लो समिट आने वाला है 11 अप्रैल को। इस बार कहाँ पर होगा? स्टेडियम में। कौन सा स्टेडियम? ताल कटोरा स्टेडियम। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार 11 अप्रैल के लिए, मज़ा आएगा। तो हम स्टेडियम में मिलेंगे। अगर आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो तो लिखो, ये देखो, ज्वाइन अवर कम्युनिटी में क्लिक करो, और क्लिक हेयर टू ज्वाइन, तो बन जाओ इंडिया की सबसे बड़ी कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट। एंड इस तरह से आप क्वेश्चन भी पूछते रहो और अपने आंसर भी लेते रहो। तो एंड में मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, कैसा लगा। और जो वीडियो देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो तो पूरा एंजॉय करने ही वाले हैं। और वो भी मुझे बताना कमेंट में कैसा रहा आपके लिए आज का सेशन। तो मृदुल मुस्कारा जी, अरे वाह मृदुल जी, गुड मॉर्निंग, सो हैप्पी टू हैव यू लाइव टुडे ऑन दी 5 AM। मृदुल जी कह रहे हैं, गुड, a very good topic sir for review of the year, much needed clarity in the coming year, star sales team alignment rules, right? Break even analysis basically with cash flow lens and target based on cash, absolutely Sanjay ji, thank you so much Jagmohan ji, thank you Sanjay ji for your participation, today's fantastic session, your presence is fantastic. Ritesh ji कह रहे हैं thanks a lot, welcome Akash ji, thank you. Rajneesh ji, good morning. Very important topic, will help us to improve our business growth. Great. Thank you so much. Thank you, Rajneesh ji. Ritesh ji करें, your commitment at 5 a.m. fully ready is commendable. It is all out of your love, Ritesh ji. आपके प्यार के अंदर ही ये 5 AM की कंसिस्टेंसी बन रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर इंकरेजमेंट। प्रणय हांडा जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, ए वेरी वंडरफुल सेशन, आई ऑलवेज थॉट सेल्स इज किंग बट इट डिड नॉट हैपन दैट वे, देयर वर ऑलवेज कैश लीकेजेस, पेमेंट डिलेस डिस्पाइट गुड सेल्स बिकॉज सेल्स पर्सन डू नॉट कलेक्ट द पेमेंट, एब्सोल्युटली। एंड और आज का सेशन इसी के अराउंड ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम 36 मिनट हो चुके हैं, तो फिर
मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। लव यू। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। खुशियां बांटते जाओ दुनिया में, खुशियां बांटते जाओ। भगवान ने आपको बिजनेस दिया है, बिजनेस का मतलब ही है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। करो जी करो। चारों पासे सुख होन, किसी ਨੂੰ ना दुख होन। और बिजनेस ओनर का परम धर्म कर्तव्य है सब तरफ इस सुख को बांटना। तो बांटी जाओ, बांटी जाओ, बांटी जाओ। बाय।